इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कंडीशन ऑफ नो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करके, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्रिज्म होगा उसमें लाइट रे इंसिडेंट तो होगा, लाइट रे इंसिडेंट तो होगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अब ये बाहर नहीं निकलने का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। लग रहा है कुछ लोग और आए हैं। एक एक तो वैसे थोड़ा सा क्लास लेट होता है, उसके बाद फिर ज्वाइन करने में बहुत टाइम बाद लोग ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्यों। अब उसमें मुझको क्या करना होता है, मुझको बार बार पीछे आना पड़ता है। चलो अब बेटा स्क्रीन आ रही है ना सबको? यस सर। अब हाँ, अब हमको बेटा यहाँ पे देखना है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी। अपना बेटा माइक वगैरह आप अपना अपने से ही ऑफ कर लीजिए, बार बार कहना पड़ता है, आप खुद ही समझदार हैं। माइक अपने से ऑफ कर लीजिए अपना, जब जरूरत पड़े तो आप स्टार्ट करके जो है बात कर लीजिए। देखिए नो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। देखें ये जो आपके सामने प्रिज्म दिख रहा है बेटा, स्क्रीन सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो हमको प्रिज्म दिख रहा है इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, म्यू अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपना एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो कोई भी प्रिज्म जब आएगा या कोई भी प्रिज्म दिया, कोई भी प्रिज्म जो दिया होगा उसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो गया होगा और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ प्रिज्म वो दे दिया गया होगा। नहीं, अब यहाँ पे आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे, लाइट इंसिडेंट होगा, जैसे सपोज दैट लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ, दो फेस पे रिफ्लेक्शन होगा और बाकी ऐसे चला जाएगा। तो देखो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट रे दिखा रहा है और यहाँ पे इमरजेंट रे दिखा रहा है, यह इमरजेंट रे। नो इमरजेंस का कंडीशन होता है कि जो इमरजेंट रे है ये वाला, ये दिखे ही ना, ये जो इमरजेंट रे है ये दिखे ही ना। अच्छा ये दिखेगा कब नहीं, तो मुझको ये समझ में आता है कि ये तब नहीं दिखेगा जब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो 2 है, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 है, अगर बेटा इस पे TIR हो जाए, अगर इस पे TIR हो जाए तो क्या लगता है कि इमरजेंट रे हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो बेटा यहाँ पे हमको यही करना होता है कि हमको सेकेंड फेज पे जो है TIR करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर सेकेंड फेज पे TIR करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेकेंड फेज पे, अगर मैं उसको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये हुआ दूसरे फेज पे नॉर्मल, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकेंड पे नॉर्मल, तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे वाले फेज के लिए, और ये होगा एंगल ऑफ इमरजेंट। अब ये R2 जो है, R2 के साथ दिक्कत ये है कि R2 को अगर TIR करना है, अगर R2 को TIR करना है तो R2 को बड़ा या बराबर होना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल से, जो कि सेकेंड फेज का क्रिटिकल एंगल होगा। बताओ सही बेटा? यस सर। लेकिन R2 ऐसा थोड़ी है कि इंडिपेंडेंट है। R2 तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? R1 के ऊपर। कहेंगे कैसे? तो बेटा फॉर्मूला मालूम है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो आपने अभी भी क्या कहा कि A तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हम R2 को देखें तो वो किस पे डिपेंड करने लगा? R1 पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर R1 को चेंज करेंगे तो R2 चेंज होगा, तो हो सकता है चेंज हो कि वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो या उससे कम हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, डिपेंड करता है, डिपेंड R1 पे। लेकिन R1 खुद डिपेंड करता है किसके ऊपर? खुद डिपेंड करता है I के ऊपर। I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फर्स्ट फेज पे है, देखो ये वाला, ये है I और ये है R1। बेटा आप समझ पा रहे हो? तो हमने ये भी देखा है कि अगर इमरजेंट होना है तो इमरजेंट अगर होना है तो E की जो वैल्यू है, E मतलब फाइनल इमरजेंट एंगल,
वो और आई दोनों इन्वर्स रिलेटेड होते हैं, ये हमको मालूम है, ये इन्वर्स रिलेटेड होते हैं। अब ई को अगर 90 से बढ़ना है तो आई को घटना पड़ेगा, आई को घटना पड़ेगा। लेकिन हम अगर एक ऐसा प्रिंस चाहते हैं कि नहीं हर एक आई के लिए जो है नो इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, तो हम यही देखेंगे ना भाई कि आई जब हमारे लिए ई को हमको क्या करना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम तो 90 से भी बड़ा करना है, तो आई को करना पड़ेगा मिनिमम। लेकिन आई जो है अगर मैक्सिमम की बात करें इसके तो 90 डिग्री हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी अगर टी आई आर हो जाए, अगर इस कंडीशन में भी बेटा टी आई आर हो जाए, तो क्या लगता है कि उस केस में हम कोई भी एंगल पे इंसिडेंस करेंगे तो कंफर्म टी आई आर होगा। ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारी आई होती है उसको, उसके ऊपर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं R2 डिपेंड करता है। तो आई जो होता है, चूंकि ई से इन्वर्स रिलेटेड होता है, टी आई आर के लिए अगर हम फेज 2 यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 को देखें तो ई जो होता है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए, यानी इसको बड़ा होना है, ई को बड़ा होना है तो आई को छोटा होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बड़े से बड़े आई के लिए भी अगर ई को 90 से बड़ा दिखा दे तो वहाँ पे टी आई, वहाँ पे सेकेंड फेज पे टी आई आर होगा और वहाँ पे नो इमरजेंसी का कंडीशन हमको दिखेगा। अब बेटा आपको मैं उलझाओ लाइन बोलूँ, इससे अच्छा मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ सीधे। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बना देता हूँ कंडीशन, सीधे लिख लेता हूँ जिसको आप याद कर लें। किसी को जरूरत होगी कि नहीं समझाओ सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं वो भी समझा दूंगा, मैंने अभी समझाया है, आप चाहे तो उसको देख के बता सकते हैं इसको। तो लिखता हूं मैं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी। नो इमरजेंसी का कंडीशन जो मैं अभी बेटा लिखूंगा ये कुछ ऐसा होगा कि ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी। अगर हमने कोई प्रिज्म लिया और उसका जाहिर सी बात जब मैंने उसको लिया तो उसका म्यू फिक्स हो गया होगा, अगर म्यू फिक्स हो गया तो उसका थीटा क्रिटिकल फिक्स हो गया। अच्छा, थीटा क्रिटिकल फिक्स हो गया तो अगर थीटा क्रिटिकल का 2 टाइम्स अगर हम कर लें और मालूम चले कि जो हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल है उसका दुगुना हमेशा रह रहा है, उससे बड़ा रह रहा है, तो बेटा आप किसी भी कंडीशन में उस प्रिज्म पे इंसिडेंट करोगे तो कोई भी लाइट रे बाहर फाइनली इमर्ज नहीं होगा। आप समझ पा रहे इस बात को बेटा? Yes, आप sir. इस बात को समझ पा रहे? देखो Yes, sir. जैसा मैंने शुरुआत करा तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अगर कोई आपने प्रिज्म दिया है इसका मतलब ये हुआ कि उसका ए और म्यू आपने दिया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने आगे आपको ये समझाया जो लाइनें लिखी हैं उसमें कि भाई नो इमरजेंसी कंडीशन क्या होगा कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे टी आई आर चाहिए। मैंने आपको ये भी दिखाने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं R2 जो है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा क्रिटिकल होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है, R2 खुद डिपेंड है R1 से, R1 खुद डिपेंड है I से, यानी कहीं ना कहीं सेकेंड फेज पे TIR का होना डिपेंड करता है फर्स्ट फेज के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो मैंने क्या कहा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस के सबसे बुरी हालत में चले जाओ जहां पे TIR होने की संभावना सबसे कम हो, तो मैंने कहा कि सबसे बुरी कंडीशन हो सकती है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे भी अगर मैंने नो इमरजेंसी देख लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उस प्रिज्म से कोई भी इमरजेंट रे बाहर नहीं निकलेगा। तो वो कंडीशन क्या हो जाता है कि जैसे आपने म्यू फिक्स कर लिया तो थीटा क्रिटिकल फिक्स हो जाएगा, थीटा क्रिटिकल फिक्स हो गया, मान लो थीटा क्रिटिकल ऐसे आ गया 1 डिग्री, तो 2 थीटा से कितना हो गया बेटा 2 डिग्री। अगर आपने प्रिज्म को 3 डिग्री रिफ्लेक्टिंग एंगल का बना लिया तो देखो हमेशा क्या होगा बेटा कि ए जो होगा ए वो हमेशा 3 डिग्री होगा और 2 थीटा सी क्या होगा 2 डिग्री, तो ए हमेशा 2 थीटा सी से बड़ा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कोई भी आप इंसिडेंट कराओ, चाहे 90 पे कराओ, चाहे 45 पे कराओ, चाहे 60 पे कराओ, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए कोई भी रे जो है बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप नो इमरजेंसी का कंडीशन देख सकते हैं। इसको आप लाइन को आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, उसके बाद कोई कहे कि नहीं आप जो है इसका म्यू सॉल्व करके दिखाओगे, भाई इसका म्यू क्या होगा। देखो म्यू अगर कोई पूछे तो हम कैसे बता सकते हैं बेटा, जो थीटा सी है उसको तो हम बता सकते हैं, जैसे सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर थीटा सी बताओ तो क्या होगा। देखिए सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिख ही रहा है, बाहर एयर है तो रेयरर के नाम पे क्या है एयर और डेंसर के नाम पे क्या है म्यू। तो साइन थीटा सी अगर कोई लिखने को कहे, सॉरी कोई साइन थीटा सी लिखने को कहे तो बेटा याद है ये क्या होता है, ये होता है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। बताओ सही बेटा? Yes, sir.
रेयरर में कौन है भाई? Yes, sir. हमारे प्रिज्म के बाहर एयर, और डेंसर के नाम पे क्या है? हमारा जो Mu. प्रिज्म है उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो बेटा क्या साइन थीटा सी को मैं इतना लिख सकता हूँ? लिख Yes, सकता sir. हूँ। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लेता हूँ ना। तो अप्लाई करा तो देखो एक तरफ हो जाएगा साइन ए, बल्कि इससे अच्छा ये कर सकता हूँ, तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के मतलब मैं ऐसे कर लेता हूँ, a/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। बताओ ये लाइन समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, बस मैंने क्या किया, जो थीटा सी का 2 है उससे a को डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझको ये दिखेगा साइन a/2 और इधर दिखेगा साइन थीटा सी। कहेंगे ये क्यों करा बेटा? इसलिए करा क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू मालूम है। साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/μ। तो अब कोई म्यू पूछे तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, यानी साइन a/2 क्या होगा, बड़ा या बराबर 1/μ से। और अगर हम इसको पलट दें मतलब इन्वर्स कर लें, तो क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी पलट जाएगी ना। तो अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1/sin a/2, तो ये जो हो जाएगा, अभी ग्रेटर था ना, अभी लेस हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, अब देखो पलट गया बेटा, ये हो गया म्यू। तो म्यू ऐसा होना चाहिए, तो जो म्यू होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin a/2। तो आप देखो कोई भी इसमें एक रिलेशन याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। वैसे मैं बताऊँ बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी नो इमरजेंस अक्सर प्रिज्म को लेकर पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 इक्वेशन है जो आपको याद रहने चाहिए। वैसे पहला इक्वेशन अगर आपको याद है, ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूले की तरीके से अगर आपको याद है, तो ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला वो अपने आप बंद तो जाएगा, लेकिन अगर आपको दोनों याद है तो ज़्यादा अच्छा है। तो म्यू जो होना चाहिए, यानी जब भी आप नो इमरजेंस कंडीशन देखना चाहते हो, तो म्यू ऐसा ले लो कि जो 1/sin a/2 से बड़ा या बराबर हो। और अगर आप a और थीटा में बात करना चाहते हो तो वो आसान सा है, इक्वेशन नंबर 1, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी। बताओ बेटा ये सबको समझ में आ गया कि कंडीशन का मतलब क्या है? यस सर। इस कंडीशन में तो बस ये है कि अगर ऐसा आपने कंडीशन बना रखा है, तो कोई भी इमरजेंसी आप करोगे, कोई भी आप इंसिडेंट करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आई, कोई भी आई के लिए आपका कोई भी लाइट रे आपके प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। सर हाँ, सर नो इमरजेंसी कंडीशन केवल ए पर ही डिपेंड करती है। हाँ, कंडीशन में जो आपको मैंने बताया है उसमें 2 फिक्स पैरामीटर्स हैं। अगर पैरामीटर को आप देखो तो एक पैरामीटर है ए, और दूसरा पैरामीटर क्या है बेटा? दूसरा पैरामीटर है थीटा सी। अच्छा, थीटा सी खुद म्यू पे डिपेंड कर रहा है, Yes, यानी sir. सही से मामला अगर आप देखो तो हमारा नो इमरजेंसी का कंडीशन उन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है जो किसी लेंस के लिए दिए गए होते हैं। तो लेंस के लिए म्यू दिया गया होता है, ए दिया गया होता है, तो वो दोनों तो फिक्स होंगे लेंस प्रिज्म के लिए। तो अगर कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर लिया आपने, Yes, sir. तो इसका मतलब उन कंडीशंस जो आपको किसी भी प्रिज्म के लिए फिक्स दिए गए होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थीटा सी हमारा आ गया 2 डिग्री, तो अगर मैंने ए 5 डिग्री ले लिया तो जाहिर सी बात है वो 2 थीटा सी से बड़ा है ना। अब इस कंडीशन में आप उस प्रिज्म में कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करो किसी भी एंगल पे, यानी कोई भी आई आप ले लो, ये जो आई दिख रहा है ना, ये वाला आई, आप कोई भी आई ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लाइट रे बाहर निकलेगी ही नहीं, कोई भी लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। ये हो गया नो इमरजेंसी, सही बेटा? जी सर। तो Yes, sir. ये नो इमरजेंसी कंडीशन है। मुद्दा ये है कि वो कैसे आया, इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी उससे। तो आप जरा एक बार देखिएगा, फिर मुझको बताइएगा कि हाँ सर ये मैं कर सकता हूँ, यानी a शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, क्या ये आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर सॉल्व करने का मतलब क्या, इसको अगर डिराइव वगैरह करना हो तो आप कर पाएंगे? तो अगर कर पाएंगे तो आप बड़े आराम से और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलो बेटा, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है क्वेश्चन बेटा? यस सर। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक बार आप देख के पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो लिखा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म रिफ्लेक्टिंग एंगल ए सो दैट देयर इज नो इमर्जेंस रे रिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहते हैं कि भाई आप बताओ कि कोई भी आई के लिए हमको TIR चाहिए, तो बताओ व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। तो म्यू की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? अभी हमने देखा बेटा, अभी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो यही देखा कि भाई म्यू और ए की बात करें, म्यू पूछ रहे हैं तो म्यू को क्या हमने बताया था, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन A/2। बताओ बेटा, यही हमने बताया था। यस सर। अब यही वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि म्यू मुझसे पूछा गया, मुझसे थीटा सी नहीं पूछा गया, तो मैंने म्यू वाला रिलेशन बताया। अब सोचो, मान लेता हूं मैं कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म, इसका आंसर आ गया मान लो 3, मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि म्यू को अगर TIR दिखाना है, म्यू को अगर नो इमरजेंस दिखाना है तो 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए ना। तो भाई म्यू की वैल्यू 3। हाँ बेटा, ये म्यू की जो वैल्यू है, बेटा आपकी तरफ से आवाज आती रहती है, आप लोग खुद क्यों नहीं अपना माइक देख लेते हैं? अपना माइक खुद देख लीजिए, फिर इसके बाद आप बोलिए और करिए जो करना और बोलना है आपको। म्यू की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा होना चाहिए या कम से कम 3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू पे जाऊं बेटा तो मुझको इक्वल टू साइन होल्ड होता हुआ दिखेगा। क्या आपको दिख पा रहा है? यस सर। हाँ, तो अगर कोई म्यू, भाई अब सोचो a अपॉन साइन A/3, इससे अगर कोई वैल्यू जो कि म्यू है बराबर या उससे बड़ी है तो उस वैल्यू की छोटी वैल्यू क्या हुई? जाहिर सी बात 1 अपॉन साइन A/2 हुई। तो म्यू मिनिमम अगर मुझसे जो पूछा गया वो मैं लिखूं तो मेरा वैल्यू हो गया 1 अपॉन साइन A/2। तो ये इक्वल टू का साइन होल्ड क्यों करा? क्योंकि मैंने म्यू की मिनिमम वैल्यू लिखी, और बाकी मैक्सिमम तो बता ही नहीं सकते क्योंकि एक फिक्स वैल्यू से ज़्यादा होना है। तो बेटा हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल A दिया हुआ है, तो उस हिसाब से तो हमारा आंसर आ गया, यही हुआ हमारा आंसर। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड एकदम क्वेश्चन हुआ। तो इसका जो आंसर दिया है वो भी इसी टर्म में दिया, जैसे उसने ये दिया कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक ना। तो कोसेक A/2 करके आंसर दिया हुआ है, तो हमारा वहीं आ गया। बताओ बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सर हाँ, किसी कुछ कहना पूछना? हाँ बेटा, रे irrespective of angle of incidence, इसका मतलब क्या है? क्या Irrespective of angle of incidence, अच्छा क्वेश्चन, नहीं आ रहा हूँ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ सर। मतलब इर्रेस्पेक्टिव मतलब इस पे डिपेंड ना करे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जैसे आप क्या हो सकता है कि मान लो मैंने आई जो लिया, आई दिख रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब मैं आई को बढ़ा और घटा सकता हूँ ना, वो तो मेरे हाथ में है ना कि भाई मैं चाहूँ तो जो प्रिज्म है उस पे आई को 45 कर लूँ, या आई को 60 कर लूँ, या 75 कर लूँ, यानी बढ़ा सकूँ या घटा भी सकूँ, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि भाई आप ये बताओ कि नो इमरजेंस देखना है, और ये नो इमरजेंस का कंडीशन इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि भाई आई की वैल्यू कितनी है, यानी आई की कोई भी वैल्यू रखो और हमारा क्या दिख जाए? TIR। तो वही तो मैंने आपको दिखाया था कि जो TIR होगा वो मैंने बताया ना कि आई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि R2 आई पे डिपेंड करेगा। तो आपका जैसे आई चेंज होगा R2 चेंज होगा। अब R2 चेंज होगा तो हो सकता है, देखो थीटा क्रिटिकल तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा। साइन मतलब साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो साइन थीटा सी में थीटा सी तो फिक्स हो गया ना। अब थीटा सी से आपका R2 अगर मैंने आई चेंज किया तो हो सकता है बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो भाई TIR तो हमको दिख जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आई चेंज हो और R2 ऐसे चेंज हो जाए कि थीटा सी से छोटा हो जाए। अगर छोटा हुआ तो भाई क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा, तो सेकेंड फेज पे TIR नहीं दिखेगा। तो मिला जुला के जो सेकेंड फेज है उस पे TIR डिपेंड करता है आई पे। तो आई को चेंज करोगे तो नो इमरजेंस का कंडीशन बदलेगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है और जो हमने हेडिंग लिखी है उसमें यही करा है कि भाई ऐसा कुछ करे कि मरी मरी हालत में, यानी आई के हम उस वैल्यू पे जाते हैं जहां पे आर के घटने की संभावना है, और आर के घटने की संभावना तभी होगी जब आई बड़ा होगा। तो मैंने क्या करा, आई को मैक्सिमाइज कर दिया। मैक्सिमाइज करके उसको कितना कर सकते हैं? 90 डिग्री। मैक्सिमाइज करके भी हमने सेकेंड फेज पे TIR देख लिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई हम
अब सोचो आई को हम 90 तक बढ़ा सकते हैं और 90 पे टीआई कंफर्म कर लिया, तो अब 90 से नीचे 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लो हमारा टीआईआर होगा, है ना? ओके सर। है ना? जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, जो एग्जाम में डरता है, मतलब एक एक बच्चा है और मेरा काम है उसका डर निकालना, और वो सबसे ज्यादा डरता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में जब वो नीट का एग्जाम देने जाता है और 1 घंटा जैसे 2 घंटा बीत जाता है वो मैक्सिमम डरने लगता है। तो अगर मैंने उसको शिक्षा दीक्षा दी और मैं उसको डरने से बचा ले गया, तो मेरा बचाना वहां पे ज्यादा दिखेगा ना, वहां पे ज्यादा लोग देखना चाहेंगे कि भाई जब ये मैक्सिमम डरता है क्या वहां पे बचा। अगर मैंने बेटा जहाँ पे मैक्सिमम डरता है वहां पे भी उसको बचा लिया, तो इसका मतलब ये है ना कि वो नॉर्मल लाइफ में तो कम ही डरता था, वो वहां पे भी नहीं डरेगा, और जहाँ एग्जाम में डरता था वहां पे भी मैंने बचा लिया, तो इसका मतलब जिंदगी में कहीं नहीं डर रहा। बात समझ पा रहे हो? तो मरी हालत में भी हमने उसको निकाल लिया, तो अच्छी हालत में तो अपने आप निकला ओ है ना? तो तो ये उस टाइप का मामला है। वेरी जैसे अभी ऑक्सीजन का मामला चल रहा है, कोरोना केस में अगर कोई पर्सन जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो अगर मैं सबसे दिक्कत वाली कंडीशन में उसको ऑक्सीजन दे दूं, तो नॉर्मल लाइफ में तो खुद ही ऑक्सीजन लेके वो या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपना सांस ले रहा है, तो सबसे मरी हालत में भी उसको बचा ले गए, तो हर कंडीशन में वो बचेगा। मामला ये है। तो आई का ज्यादा होना खराब है हमारे लिए, नो इमरजेंसी का कंडीशन को अनफॉलो करा सकता है। तो आई को मैक्सिमाइज कर लिया, मैक्सिमाइज करके भी हमने नो इमरजेंसी दिखा दिया, तो 100% कंफर्म हो गया कि भाई 100% कंफर्म हो गया कि भाई किसी भी आई के लिए जो है ये सेकेंड फेज पे टीआईआर होगा या पूरे प्रिज्म के लिए नो इमरजेंसी होगा। तो इसलिए वो लिखा है इरेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इससे कोई फर्क ना पड़े कि किस एंगल पे इंसिडेंस आई है, कुछ भी हो हमारा नो इमरजेंस आ जाए। क्लियर है? समझ में आया बेटा? हाँ, क्या पूछा आपने और मैंने इसका क्या आंसर दिया? थोड़ा सा वो उसमें लाइनें बोलनी पड़ेंगी, मतलब ऐसा नहीं कि देखो ये पॉइंट होता है ना तो ये होगा, वैसा वाला नहीं है। यहाँ पे हमारा दिमाग ओपन होना चाहिए। मरी हालत के लिए आई को बचा ली, आई पे बचा लिया, सेकेंड फेज पे टीआईआर, तो किसी भी और कंडीशन के लिए हमारे टीआईआर सेकेंड फेज पे कंफर्म होगा। टीआईआर का होना ही नो इमरजेंस है, तो हमारा नो इमरजेंस हो गया। ठीक है बेटा? तो इसलिए लिखा है इरेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा नो इमरजेंस होगा, या यूं कहे कि सेकेंड फेज पे टीआईआर होगा। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बदले और आपका आंसर भी बदल जाए। सही बेटा? सही है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं। अच्छा, मेरे पास टाइम आउट का वो आ गया, फिर भी एक क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं। बेटा ग्रीन स्क्रीन आप लोगों को दिखने लगा? Yes, sir. क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में तो जानते हैं ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स जो है इक्वल हो। तो लिखा है आइसोसेलेस प्रिज्म हैज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिल्वर्ड। वही कहानी बार बार सिल्वरिंग करते हैं, तो एक तरफ जो है हमने पेंट कर दिया, जैसे याद होगा कि जो ग्लास स्लैब था उसका एक फेस को हमने पेंट कर दिया था, सिल्वर कर दिया था, वैसे ही कहानी लेंस में भी आपको दिखेगा, सब जगह दिखता है। तो लिखा है आइसोसेलेस प्रिज्म हैज वन of the reflecting surface is silver. A ray of light is incident normal on the reflecting face AB after two अच्छा, इसमें एक उसकी जरूरत पड़ेगी। AB बोला है ना फेस, इसका मतलब हमको यहाँ पे जरूरत पड़ रही है प्रिज्म की, तो प्रिज्म मुझको बनाना पड़ेगा। तो प्रिज्म देख लीजिए कुछ ऐसा है। ये फिगर दिख रहा है बेटा, करस्पॉन्डिंग फिगर जो इसे प्रिज्म का लगना चाहिए, दिख रहा है? Yes, sir. तो लिख रहा है कि एन आइसोसेलेस प्रिज्म हैज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिल्वर, तो आपको एसी सिल्वर दिख रहा होगा। लिखा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टिंग फेस ए बी, तो ए बी पे कोई नॉर्मल इंसिडेंट लाइट का हुआ जो कि आपको दिखाया गया है। लिखा है आफ्टर टू
तो after two reflections the ray emerges from the base of the prism perpendicular to it. Find the angle of the prism. तो क्वेश्चन समझ आया बेटा? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो अभी हमारे पास टाइम है 7 मिनट, 7 मिनट 32 सेकंड, तब तक कुछ ना कुछ इसमें हो ही जाएगा। तो हमसे क्या बताना है? आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस द रे इमर्जेस फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू इट, फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। हमसे बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म ए पूछा हुआ है ये। बल्कि मैं इसी फिगर को ही थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसी से शायद काम चल जाए हमारा। अब देखो बेटा यहाँ पे हमसे ए पूछा हुआ है, क्या होगा दिख ही रहा है आपको, ए पूछा हुआ है। अब देखो ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, आपको दिख ही रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनल इमर्जेंट है, फाइनल इमर्जेंट रे ये है। अब कहा है कि जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो बेस बीसी के कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो बताओ ए कितना होगा? यही तो है क्वेश्चन बेटा। यस सर। हाँ, अब क्या लगता है, अब क्या लगता है कि क्या क्या होगा? कुछ आइडिया लग रहा है? देखो इसमें कुछ खास नहीं है, फेस एसी जो है और फेस ए बी है, इसको आप देख के ये कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी और एसी बराबर हैं। हालांकि मुझको देख के तो तीनों ही साइड बराबर लग रहे हैं, लेकिन उसमें बोला है आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो बेटा हमको जो है ए को सॉल्व करना है। जब ए को सॉल्व करना है तो ए कितना होगा ये हमको बताना है। क्या लगता है? बताए बेटा। भाई सबको आवाज आ रही है क्या? सर थीटा सी से बड़ा होगा सर। थीटा सी से बड़ा नहीं, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको थीटा सी वगैरह थोड़ी निकालना है। और यहाँ पे थीटा सी कहाँ होगा? यहाँ पे तो परपेंडिकुलरली वो क्रॉस कर जा रहा है ना, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर जाता है, तो टी आई आर थोड़ी हो रहा है। सर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो अगर उसके सर हिसाब जो से रे सर हाँ दोनों सरफेस का रिफ्लेक्शन सर रे निकाल दे, R1 प्लस R2। दोनों तरफ का क्या निकालें? R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 होगा कहाँ? सर जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें आई और आर जो है उसके वो सेम हो जाएंगे। हाँ हाँ। और एक 90 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा उसमें। तो हमारा एक एंगल मिल जाएगा पी पी के ऊपर दोनों एंगल पी क्यू ए मिल जाएगा सर। अच्छा पी क्यू मिल जाएगा, ठीक। ए के टर्म में, ए के टर्म में या किस टर्म में? हाँ सर जो इमरजेंट वो इंसिडेंट हो रही है 90 पे, पी से टकरा रही है पी पॉइंट से, रिफ्लेक्ट हो रही है क्यू पर। तो सर आई और आर सेम हो जाएंगे, एक 90 हो जाएगा उसमें से। तो सर पी क्यू एंगल मिल जाएगा और फिर ट्रायंगल लगा लेंगे ए पी क्यू में ए। सर ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ए पी क्यू में क्या होना चाहिए? अच्छा तो बेटा पहले तो ये है कि आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल अगर मैं थीटा कह दूं तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा? यस सर। सेम किसी भी ट्रायंगल में सेम साइड के सामने का एंगल बराबर होते हैं ना। तो आप देखो जैसे ए बी और ए सी फेस जो है वो दोनों बराबर लेंथ के हैं, तो ए सी के सामने का एंगल बी और ए बी के सामने का एंगल सी, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने इसको थीटा मान लिया। अब अगर हम एक बड़ा जो ट्रायंगल है जो प्रिज्म को बोलता है उसको देखें, तो हमको ये मान चल गया कि a प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, ये मिला जुला के हमारा ए और थीटा जो है रिलेट हो गया। यहाँ तक सही बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं चाहूं तो मैं ए को थीटा के टर्म में या थीटा को ए के टर्म में अगर रिजॉल्व कर लूं तो ये इक्वेशन हमको आंसर दे देगा। क्या लगता है? अभी तक हमने क्या करा? फॉर ट्रायंगल एबीसी दो इंटीरियर एंगल हुए थीटा थीटा और एक इंटीरियर एंगल हुआ ए, ये हो गया 180। अब भाई हमको ए चाहिए, तो अगर मैं थीटा को ए के टर्म में बता दूं
ना, थीटा को एक टर्म में बता दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब थीटा को एक टर्म में कैसे बताएं, तो थीटा को एक टर्म में बताने के लिए थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम मैं डाल देता हूँ जिससे आपको भी दिखे। पी क्यू तो सबको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एस। तो बेटा ट्रायंगल पी क्यू एस में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं कैसे भी करके ए को इस ट्रायंगल में लेते आया तो इसी ट्रायंगल में थीटा भी आ जाएगा ना, और हम बड़े आराम से फिर ए और थीटा को रिलेट कर लेंगे। अब उसके लिए बेटा मुझको लगता है कि टाइम हो गया है। सही बेटा, ये समझ में आ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे, सबको आ रही बेटा यहाँ पे स्क्रीन और आवाज? यस सर। यस सर। तो हमने ये बात कर ली है, हमने ये बात की बेटा। आप थोड़ा सा माइक का ध्यान रखा करें, अपने से ही ऑफ कर लिया करें जिससे ये डिस्टर्ब ना हो क्लास। हाँ, तो हमने बात करी कि भाई 2 थीटा प्लस ए इक्वल टू 180 एक ट्रायंगल है। अब थीटा और ए को मैं रिलेट कर रहा हूँ, जरा देखें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं है, ऊपर वाला ए एस पी, सबको ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा ऊपर वाला ना। तो देखो ये एंगल है 90, ये है ए, तो ये क्या हुआ a माइनस 90। तो बेटा सही है। और अब जरा एक और ध्यान देना, ये एंगल है 90, क्यों? क्योंकि डॉट वाला लाइन नॉर्मल है ना। तो ये 90 माइनस ए है, तो ये कितना हुआ भाई? ये हुआ ए। समझ में आया क्या? ए। यस सर। यस सर। क्या लगता है ना? ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और ये है 90 माइनस ए माइनस 90, तो ये कितना हुआ? ए, सॉरी ए माइनस 90 नहीं, ये वाला जो है, ये वाला, मैं इसको हटा देता हूँ। ये इतना बहुत सारा दिख रहा होगा, देखो ये वाला है 90, ये वाला है ए, ये है 90, तो ये वाला और ये वाले का सम क्या हुआ? 90। तो ये है ए, तो ये वाला क्या हुआ? 90 माइनस ए माइनस 90 नहीं, 90 माइनस ए। अब देखो अगर इसको और इसको ऐड करो तो कितना हो गया? 90। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया भाई? ए, ये वाला क्या हो गया? ए। सही बेटा, ये सबको समझ आया ना कि मैंने किस एंगल को ए बनाया है? दिख रहा है सबको? सर एक बार दोबारा। चलो मैं सबको हटा देता हूँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट ही कर रहा हूँ। देखना बेटा, मैं यहाँ पे इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम है ASP, उसमें जो A है और जो एंगल P है, इन दोनों का सम क्या लगता है? 90 होगा, क्योंकि S वाला ये एंगल 90 है ना? बोलो भाई, जिसने बोला है कम से कम बोल, है ना? अब अगर ऐसा है तो ये वाला जो एंगल हुआ, फैजान ने बोला, हाँ वो मालूम, तो उसी फैजान के लिए कह रहा हूँ। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हुआ है? 90 माइनस ए। सही है। अब देखो इसका 90, इसका ए और इसका 90 माइनस ए जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 180 हो गया। सही है ना? अब देखो ये वाला एंगल है 90, ये वाला एंगल क्यों है 90? क्योंकि डॉट वाली लाइन नॉर्मल है ना। सही है। अब अगर ऐसा है तो हुआ क्या कि ये वाला जो एंगल है ये 90 है, तो इतना है 90 माइनस ए, तो इतना हुआ ए। तभी तो इतने का जो बचा हुआ इतना पार्ट हमने पहले ट्रायंगल ASP से निकाला था, वो 90 माइनस ए होगा। टोटल 90, उसमें से ए निकालें तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो ये वाला एंगल ए समझ में आया? कैसे बताया? यस सर। देखो भाई, टोटल 90 है और ये वाला एंगल मालूम है, तो 90 में से अगर ये एंगल निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए, तो कितना हो जाएगा? 90 चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए, तो ये आ जाएगा ए। सही बेटा। अब देखो इतना कुछ है तो ट्रायंगल में दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, जो मुद्दे की बात है वो लिख लेता हूँ। तो मुद्दे की बात ये है कि ये एंगल जो है, ये एंगल, ये हुआ ए। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल क्या हुआ? क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ए है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ए। सही है। अब इस पूरे ट्रायंगल जिसका नाम है SQP, उसको देखो,
ये वाला एंगल है 90, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई, मिला जुला के 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a, क्या दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, क्यू पॉइंट पे जो लाइट रे आई है P से, उसका TIR हुआ है, देखो यहाँ पे TIR हुआ है, दिख रहा है? अच्छा, TIR हुआ मतलब टोटल रिफ्लेक्शन ही हुआ, तो रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए, ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए। अब इस एंगल को मैं थीटा के टर्म में निकाल लेता हूँ, जरा देखें कि क्या होगा ये। अच्छा, ये 90 माइनस 2a हुआ, तो बेटा क्या ये एंगल हम बता सकते हैं कि हो जाएगा 2a? बताओ। यस सर। क्यों? क्योंकि ये है 90, इतना है 90 2 हो जाएगा और हाँ है ना, तो 2a हो जाएगा। अब इतना भी क्या हो गया, 2a, क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना। अगर ऐसा हो बेटा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस 2a, है ना। हाँ, तो ये हुआ 90 माइनस, ये कैसे मैंने बता दिया, 90 माइनस 2a समझ में आया ना। तो अब इसको, हाँ, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक दूसरा रिलेशन मिला कि भाई एक इंटीरियर एंगल हुआ, देखो ये एक है थीटा, ये वाला है थीटा, ये वाला है 90 और ये वाला है 90 माइनस 2a। तो इसको अगर हम लें तो ये इंटीरियर एंगल हुआ 90 माइनस 2a प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। बताओ सही बेटा, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 90 90 कैंसिल करके ये लिख सकते हैं भाई थीटा इक्वल टू 2a। सबको दिख गया होगा। तो भाई हम थीटा और 2a को रिलेट कर पाए। तो अब देखो यहाँ पे थीटा 2a है, तो यहाँ पे हमको 2 थीटा ऊपर लिखना था, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 4a। तो मिला जुला के टोटल क्या हो गया, 4a और a 5a, 5a इक्वल टू 180। a क्या हो जाएगा, 180 अपन 5, 180/5 30 हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15, 3 3 5 36, 36 हो जाएगा। सही बेटा, ये समझ में आया कि हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि मैंने कैसे करा। बताओ बेटा, ये लास्ट वाला पॉइंट सबको समझ में आया? ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, उस छोटे वाले ट्रायंगल में, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं वैसे तो बहुत कुछ लिख चुका हूँ, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जब आप यहाँ पे 2a निकाल लिया था, तो इस 2a के जगह 2a को सीधे थीटा तक लेते जाइए। तो मैं ये भी कर सकता था कि ये 2a है, तो ये वाला हुआ 90 माइनस 2a ना। तो उसके बाद इसी को अगर हम थीटा के लिए लेके जाएं, तो ये क्या हो जाता है, 90 माइनस 90 माइनस 2a, 90 माइनस 90 माइनस 2a। अगर ये मैं लिख लेता तो ये सीधे थीटा के बराबर होता। तो मतलब वही है, ये वाला रिलेशन और हमारा जो ये वाला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन सेम हो जाता है। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो तो रिलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन देखें हम लोग, इसमें है ये मैक्सिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट। ये बेटा सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। लिखा है, for a prism A equal to 60 degree n is equal to under root c by 3, find the minimum possible angle of incidence so that the light ray is refracted from the second surface, also find delta maximum। तो डेल्टा मैक्सिमम का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। A और n दिया हुआ है, लिखा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, बताएं बेटा। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? लिखा है
कि द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। आई मिनिमम कितना हो कि जो है सेकेंड फेज पे रिफ्रैक्शन हो। तो ये समझ पा रहे बेटा? जरा इसका मतलब समझे बेटा। सबको आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो भाई बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखो इस क्वेश्चन में दिया है ए इतना है, दिख ही रहा होगा, एन इतना है, ये दे दिया गया। अब लिखा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमसे बोला है कि इंसिडेंस एंगल कौन सा होता है? आई। कहते हैं कि आई मिनिमम कितना होगा सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई नो इमरजेंसी कंडीशन कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होगा, है ना? ना हो। हाँ, तो इसने कहा है कि भाई आप ये बताओ कि आई मिनिमम कितना हो कि मतलब उस पे कि भाई दूसरे वाले फेज पे रिफ्रैक्शन हो। भाई रिफ्रैक्शन नहीं होने का कारण ही क्या है? सेकेंड फेज पे तो रिफ्रैक्शन होगा ना, तभी नहीं होगा जब टी आई आर हो जाएगा ना। तो हम सबसे क्रिटिकल कंडीशन में बात करते हैं। देखो यहाँ बोला ना मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मिनिमम पॉसिबल कैसे हो जाएगा? जब हम क्रिटिकल एंगल पे जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की एक तरफ रिफ्लेक्शन होगा, दूसरी तरफ रिफ्रैक्शन होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो भाई हम क्रिटिकल एंगल पे सीधे चले जाते हैं। तो क्रिटिकल एंगल पे अगर जाएं तो मान लेते हैं कि ये मेरा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है। अब चूंकि मुझसे मिनिमम एंगल पूछा हुआ है तो मैं क्रिटिकल कंडीशन में चला ही जाता हूँ। देखो ये गया इंसिडेंट कराया, ये हुआ रिफ्रैक्ट। और यहाँ बेटा क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होता है? जो सेकेंड फेस है उस पर लाइट कितना एंगल बनाते हो जाएगी? 90। ये ऐसे बताए बेटा, आप लोग एग्री कर रहे हैं सर? यस सर। इस केस में जो आई है एक्चुअली वही मिनिमम है। बताओ बेटा सही है? R2 जो होगा वो क्रिटिकल होगा क्योंकि E कितना है? 90। बताओ बेटा यहाँ पे हम जो I है वो मिनिमम पाएंगे, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमने I को लिखा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मिनिमम पॉसिबल, इसका मतलब होगा कि इससे ज्यादा करेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। यही तो हुआ ना? बताओ भाई, जैसे आई अगर इस समय मिनिमम है, तो कहानी क्या हो सकती है? जैसे मैं आई कम करूं, एक तरीका ये हो सकता है, या आई बढ़ाऊं, ये एक तरीका हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ये मिनिमम है तो इससे नीचे पे जो है टी आई आर नहीं होगा सेकेंड फेज पे। यही तो हुआ। चलो हाँ, तो हम आई की बात करना चाह रहे हैं। तो देखो थीटा सी हमको मालूम हो जाएगा। कैसे? साइन थीटा सी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो रेयर कितना होगा 1 और डेंसर कितना है भाई? 7/3 इसका रूट है ना। तो हमको थीटा सी मिल गया। सही है। अब यहाँ पे जब हम पहले वाले फेज पे देखो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है आई के बारे में। हमको थीटा सी मालूम चलने से हमको R1 मालूम चलेगा, क्योंकि R1 और थीटा सी में रिलेशन होता है ए के थ्रू। तो हम इस R1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो R1 होगा वो जैसे हम भाई रिलेशन जानते हैं ना कि भाई R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। अब R2 कितना हो गया? थीटा सी। तो R1 कितना हो गया भाई? R1 हो गया यहाँ पे a माइनस थीटा सी। बताओ सही है बेटा? अब a हमको मालूम है, थीटा सी हमने अभी भी निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले वाले फेज पे स्नेल्स लॉ लगा दें तो हमारा काम चल जाए। तो लिखते हैं बाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अगर लगाऊंगा बेटा तो देखो पहले क्या हो जाएगा? साइन आई और उधर हो जाएगा n टाइम्स साइन R1। बताओ बेटा यहाँ तक सही है? जी सर। तो यहाँ पे हम अगर साइन आई निकालें तो वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ साइन R1 हो जाएगा a माइनस थीटा सी। सही है? सही बेटा? तो n की वैल्यू आप रख लो। अब n की वैल्यू है हमारा √7/3।
और बाकी साइन ए हमारा है 60 माइनस थीटा सी। सही बेटा। तो अब बताओ क्या हम यहाँ से आई सॉल्व कर लेंगे? यस सर। अब देखो बेटा, जैसे साइन 60 माइनस थीटा सी है, इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ। ये हुआ एक सेकंड, ये हुआ साइन आई, और उधर हुआ था एन टाइम, एन की वैल्यू हमने लिख ली थी, हाँ लिख ली थी, दैट वाज 7 बाई होल का रूट 3। ये हुआ इंटू साइन 60 माइनस थीटा सी, यही था बेटा ना? यस सर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो साइन ए माइनस बी से इसको ब्रेक कर लेंगे, तो 7/3 का रूट तो ये रहेगा। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए साइन 60 साइन ए कॉस बी यानी कॉस थीटा सी, माइनस ये होता है ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा कॉस 60 है ना, और साइन थीटा सी। अब बेटा देखो यहाँ पे साइन थीटा सी तो सीधे आप लिख लोगे ना, कॉस 60 भी लिख लोगे, कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, और साइन थीटा सी हमने लिखा है दैट इज 3/7 का रूट लिखा है ना पीछे। यस सर। अच्छा, फिर कॉस थीटा सी कैसे निकालेंगे? तो वही साइन थीटा सी की वैल्यू से निकालेंगे ना। तो जैसे साइन थीटा सी हमारा आया है √3/√7, तो इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर, इसको बोल देंगे हम हाइपोटेनस, तो उसी से हम बेस निकाल के कॉस निकाल लेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे साइन 60 तो मालूम है √3/2 होता है, तो ये बेटा सॉल्व हो जाएगा। जब बेटा सॉल्व कर लेंगे ना तो मिला जुला के क्या आ जाएगा वो मैं फाइनल लिख लेता हूँ, मतलब एकदम यही करके जब आप आई निकालोगे तो आई आपका ये आ जा रहा है 30 डिग्री। अभी आप निकाल लेना, ये तो मैंने बता दिया निकालते कैसे, निकालेंगे कैसे वो तो आप सॉल्व कर लोगे। इसके आगे जल्दी बोलो बेटा, बोलोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आप कैलकुलेशन करना, कई लोगों को मेन तो दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। तो मैंने साइन कॉस को ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके वैल्यू लिख दी ऊपर। अब मैंने कॉस थीटा सी छोड़ दिया आपके ऊपर, ये मानते हो कि साइन थीटा सी अगर लिखा है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालोगे और कॉस थीटा सी लिख लोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो आप कर लोगे। करने के बाद कर लोगे या मैं करके दिखा दूं बेटा? कर लेंगे सर। चलो अब हाँ, अब बेटा अगला जो पार्ट इस क्वेश्चन का था वो ये था कि आप बताओ ऑल्सो फाइंड डेल्टा मैक्सिमम। डेल्टा मैक्सिमम हमको बताना है ना, तो बात कर लेते हैं डेल्टा मैक्सिमम क्या होगा। तो क्या था फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला कई सारे थे, जैसे था आई मैक्सिमम होगा तो ई मिनिमम होगा, है ना, और माइनस ए ऐसे करके था फॉर्मूला। या अगर आई लिख लिया हमने मिनिमम तो ई मैक्सिमम होगा माइनस ए। अब कोई सा भी एक पकड़ लो, जैसे आई मैक्सिमम ई मिनिमम में हम अगर देखें तो हमको देखो यहाँ पे मिला क्या है, हमको ये जो आई मिला है ये आई मिनिमम मिला है। यस सर। तो आई मिनिमम वाला नीचे वाला जो रिलेशन है वहां पे हम लिख लेते हैं कि आई मिनिमम हुआ 30, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा 90। ए कितना है? हाँ, ए कितना है 60, तो 9 3 12 में से 6 गया, कितना हुआ 40, 60 हो गया ना। 60। तो ये 60 हो गया मैक्सिमम डेविएशन, सही ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो बेटा लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब बेटा ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं जो आपके लेवल के क्वेश्चन है वो और भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा आप ये जो क्वेश्चन हमने करा उसमें प्रोसेस को समझते रहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बेटा एक टॉपिक और पढ़ना है हमको। आपको याद होगा कि मैंने आपसे बताया था कि हम प्रिज्म को याद दो कारणों से करते हैं। पहला तो होता है डेविएशन और दूसरा क्या होता है डिस्पर्जन। तो अब यहाँ से डिस्पर्जन में भी एंट्री करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको थिन प्रिज्म का डेविएशन लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते जरा, बात करते हैं डेविएशन बाय थिन प्रिज्म।
तो बेटा वैसे तो हमको डेविएशन मालूम है, आपने देखा भी अभी डेविएशन के मैक्सिमम की भी बात करी है। ये मुद्दा ये है कि थिन प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। देखो देखने से ही आपको मान चल जाएगा कि कौन सा प्रिज्म थिन है कौन सा थिक। जैसे देखो ये वाला आपको थिक दिखेगा, किससे किससे की अगर हम बात करें तो इसके बगल में एक हमको थिन वाला बनाना पड़ेगा। देखो ये है प्रिज्म, ये। अब बेटा दो प्रिज्म आपके सामने दिख रहा है, एक का नाम है प्रिज्म 1, एक का नाम है प्रिज्म 2। आप इसमें से किसको थिन कहना चाहेंगे? इसका 2 को कहना चाहेंगे। अब ये 2 क्यों थिन हुआ? इसलिए थिन हुआ कि इसका बेटा ए जो है वो कम दिख रहा होगा ए डैश से ना। अब अगर ए और ए डैश को कंपेयर करें तो ए बहुत पतला है, पतला होने का कारण यही है कि ए उसका कम है ना। तो यही होता है थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। जो थिन प्रिज्म होता है बेटा उसका ए बहुत छोटा रहता है। पूछेंगे कितना छोटा, तो कहते हैं भाई अगर आपको लगे कि जो ए है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर वो 4 डिग्री से छोटा या बराबर है तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहने लगते हैं? थिन प्रिज्म। सही बेटा, ओके। Yes, sir. तो थिन प्रिज्म की कहानी ये है कि अगर आपको लगने लगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया गया है वो 4 डिग्री या उससे छोटा है, हम इसको कहने लगेंगे थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म की कहानी क्या है कि ए तो हो गया बहुत छोटा। अब चूंकि ए ही R1 प्लस R2 के बराबर होता है तो ए के छोटा होने से क्या लगता है R1 भी स्मॉल हो गया नहीं, और R2 भी स्मॉल हो गया है ना, R2 भी स्मॉल हो गया। तो ऑटोमेटिकली थिन प्रिज्म होने का मतलब ये हुआ कि R1 R2 स्मॉल हो जाना। मैंने ये नहीं कहा कि I और E स्मॉल होगा, I और E का तो आपके ऊपर कंट्रोल है, मतलब आप I को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर थिन प्रिज्म है तो R1 R2 स्मॉल हो जाएंगे। सही है। अब चूंकि R1 I से जुड़ा होता है तो R1 स्मॉल तो I भी स्मॉल, R2 स्मॉल तो E भी स्मॉल। सही बेटा, यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा देखें, वैसे तो मुझको आपको पैराक्सियल रेज समझाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसका बहुत यूज नहीं मुझको दिखता, हम डेरिवेशन कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमको एक पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ता है। तो अब चूंकि डेरिवेशन करते तो हमको पहले ही दिख जाता है। एक अप्रोक्सीमेशन होता है, वो क्या होता है बेटा? पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में जो भी हमारा लाइट रे होता है, जो लाइट रे होता है वो हमारे जो रेफरेंस लाइन या एक्सिस होता है उससे एंगल थीटा जो बनाता है वो वेरी वेरी स्मॉल बनाता है। सर पैराक्सियल मतलब क्या होता है? पैराक्सियल कुछ वैसी रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पास होती हैं। एक्चुअली जो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो भी रेज का यूज करते हैं, यानी जितने भी हमने लाइट रेज ड्रॉ करे हैं वो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी 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 क्लोज करे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम ये मिरर की बात कर लेते हैं। कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव, कॉनकेव है ना? यस सर। अब इसमें मैं 2 लाइट रेस इंसिडेंट करता हूँ, एक लाइट रे ये है और एक लाइट रे ये। सही है। तो इसमें लाइट रे का नाम रख लेता हूँ, ये पहला लाइट रे है, ये दूसरा लाइट रे है। अच्छा, इसमें जो ये पहला लाइट रे है जिसका एंगल रेफरेंस लाइन से अल्फा दिख रहा है वो बहुत कम है। दूसरा जो लाइट रे है उसका एंगल ये दिख रहा है बीटा, जो कि बहुत ज्यादा है। ये जो अल्फा एंगल है, लाइट रे नंबर 1 है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में रह रहा है एंगल कम होने से, ऐसे लाइट रे को हम नाम देते हैं बेटा पैराक्सियल रेज। ठीक है। और जो दूर जाता है वो मार्जिन पे जाता है। मार्जिन कहते हैं, मार्जिन में तो दूर चलना, तो ऐसे वाले रे को हम कहते हैं मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज वो होती हैं जो मार्जिन पे होती हैं, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं, जो बड़ा एंगल बनाती हैं। और पैराक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, जो कम एंगल बनाती हैं। तो इसमें कौन सा पैराक्सियल रेज हुआ? रे नंबर 1, क्योंकि कम एंगल बना रहा है। और जो रे नंबर 2 हुआ वो मार्जिनल हुआ, क्योंकि वो जो है ज्यादा एंगल बना रहा है ना, मार्जिन पे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गॉस, आपने सुना ही होगा उनका नाम। यस सर। गॉस ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने ये पाया कि जो इमेज होता है, हमको अल्टीमेटली इमेज ही बनाना है, तो जो इमेज होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है तब जब हम कौन से रेज का यूज करते हैं? पैराक्सियल रेज का।
तो मैंने कहा नहीं इससे पहले क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, जितनी भी रेज हमने ड्रॉ करी हैं वो सारी की सारी रेज कौन सी हैं बेटा? पैरेक्सियल रेज। ठीक है, इसीलिए जहां पे हम पैरेक्सियल रेज का यूज करते हैं उस ऑप्टिक्स का नाम पड़ जाता है या तो गसियन ऑप्टिक्स, गसियन ऑप्टिक्स, या फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिक्स। तो बेटा जो भी हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं वो या तो गसियन ऑप्टिक्स उसका नाम है या उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिक्स। अगर आप बीएससी या आगे पढ़ाई करेंगे ऑप्टिक्स उसमें पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के आगे पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, जहाँ पे जो रेज होगी वो केवल पैरेक्सियल नहीं होगी, वो मार्जिनल भी हो पाएंगी। या जो लेंस फेंस होगा, आपने सुना होगा थिन लेंस हमको पढ़ना होता है, थिक लेंस नहीं पढ़ना होता है। थिक लेंस के लिए फॉर्मूले बदल जाते हैं। तो थिक लेंस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मार्जिनल रेज का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, और वो ऑप्टिक्स गसियन ऑप्टिक्स नहीं होगा, वो सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिक्स होगा या हायर ऑर्डर ऑप्टिक्स जिसको कहने लगते हैं। तो हमारे जो स्कोप है 11th-12th तक क्लास तक का, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल जो आप कह सकते हैं, तो उसमें बेटा हमको केवल और केवल कौन से रेज के बारे में पढ़ना है? पैरेक्सियल रेज के बारे में। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो चूंकि पैरेक्सियल रेज की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो ऐसे ही केस में जहां पे हम थीटा कम पाते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन पर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और चूंकि थीटा जो होता है कम होता है पैरेक्सियल रेज के लिए, तो इसी अप्रोक्सीमेशन को, यानी जब थीटा बहुत बहुत कम हो जाए, इसी कंडीशन को हम पैरेक्सियल कंडीशन या पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन बोलने लगते हैं। ठीक है, तो पैरेक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो किसी भी रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। जो दूर होती हैं उनको हम मार्जिनल कहते हैं। पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जिनके लिए एंगल बहुत ही कम होता है, और हम जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें पूरे ऑप्टिक्स में हम केवल पैरेक्सियल रेज का यूज करते हैं। जहां पे आपको लगने लगे कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत बहुत कम एंगल बना रही हैं, वो हो गया पैरेक्सियल रेज, और इसी कंडीशन को ही हम कहते हैं पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये जो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन है उसके हिसाब से क्या होता है? थीटा बहुत कम होता है। तो बेटा पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर कोई कहे, यानी पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन में लिख रहा हूँ, पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, तो बेटा इसका मतलब यही हुआ ना कि थीटा बहुत कम होगा, और थीटा कम तो होगा अपने आप, वेरी वेरी स्मॉल, और हमको थीटा को किस यूनिट में लेना है? एसआई सिस्टम में, यानी किस में लेना है? रेडियन में। ये रहना ही चाहिए, स्मॉल तो होगा ही होगा, लेकिन यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन यूनिट किस में रहना है? रेडियन में। तो बेटा उस समय क्या होगा कि जब आप थीटा का साइन लेंगे तो वो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस लेंगे तो लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, और जब 10 लेंगे तो लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन ही कहा जाता है पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, और ये तभी हो पाता है जब थीटा क्या हो? बहुत बहुत कम हो, और किस में मेजर किया गया हो? रेडियन में। बताओ बेटा ये समझ में आया? यस सर। तो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन कह देने का मतलब थीटा बहुत ही कम है। अब जैसे थीटा बहुत कम है तो हम बहुत कम में क्या मान सकते हैं? 0। आप सोचो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आप देखो साइन थीटा में अगर थीटा 0 रखा तो उसका आंसर भी थीटा आ गया, यानी 0 आ गया। ऐसे ही टेन का है, टेन 0 पे 0 होता है, ऐसे कॉस 0 जो होता है उस पर 1 होता है। तो ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है वो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन बोले जाते हैं। अब कहेंगे ये यहाँ पे क्यों बोला? एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि थिन प्रिज्म जो होता है उसमें कैसे हम जो है डेविएशन दिखाते हैं। तो थिन प्रिज्म में हमने क्या देखा था भाई? 4 डिग्री से ए को छोटा होना है। अगर ए छोटा हुआ तो R1 R2 छोटा होना है, और R1 R2 छोटा हुआ तो I और E छोटा होना है। तो देखो जरा डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा। तो मेन हेडिंग तो डेविएशन ही है ना, तो मैं वो प्रिज्म बना लेता हूँ थिन वाला, ये रहा। अब इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देता हूँ प्रिज्म का म्यू, ये हुआ ए, जाहिर सी बात है ए वेरी स्मॉल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लाइट रे। अब बेटा ये वाला है R1, ये वाला है R2। अब हम दोनों पे क्या, अच्छा यहाँ पे है I और यहाँ पे है E। बेटा ये एंगल तो हमने कई बार लिख रखा है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बाई स्नेल्स लॉ।
पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1। अब बेटा जब बताओ, क्या आई छोटा है थिन प्रिज्म होने के कारण? R1 Yes, छोटा sir. है, हाँ छोटा है, तो इसका मतलब साइन आई का क्या हो जाएगा, आई। एग्री करते हो आप लोग, है ना, पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन Yes, से। sir. और साइन R1 का हो जाएगा R1। ये हो गया रिलेशन फर्स्ट। दूसरे सरफेस पे आप आ जाओ, दूसरे सरफेस पे अगर आप आओगे तो आ जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, है ना। हाँ अब देखो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन लगाने से आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ R2 इज इक्वल टू ई ना। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, और यहाँ पे लगाया पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। समझा बेटा, इक्वेशन 1 और 2 में पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन लगाया। अब डेविएशन की बात कर लेते हैं। जो बेटा डेविएशन का फॉर्मूला था जो हमने सबसे पहले निकाला था, दैट वाज आई प्लस ई माइनस ए। बताओ बेटा, एग्री हो आप? सही है। Yes, अब sir. आई हमने निकाल रखा है, आई कितना है बेटा, म्यू टाइम्स ऑफ R1, सही है। और ई निकाल रखा है, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ R2 माइनस ए। बताओ सही बेटा। Yes, sir. अच्छा अब हम म्यू को कॉमन कर लेते हैं तो दिखेगा R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए के। म्यू को कॉमन, है ना, तो ये हो गया म्यू, हाँ म्यू ए माइनस ए। तो आप चाहो तो इसमें किसको कॉमन कर सकते हो, ए कर ले, कई सारे ब्रैकेट ब्रैकेट फालतू वाले दिखते हैं, एक सेकंड। एक कॉमन लेके। हाँ पहला हो गया म्यू ए और दूसरा ए तो था ही, तो ये जो डेल्टा हुआ वो कितना हुआ, ए कॉमन अगर कर दिया तो म्यू माइनस 1, है ना, ए कॉमन करना है तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये हो गया बेटा डेविएशन किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए। अप्रोक्सीमेशन, हाँ डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। अच्छा सही बेटा। तो जब भी हमको थिन प्रिज्म दिखेगा तो वहां पे म्यू माइनस 1 इंटू ए हम लगा सकते हैं डेविएशन के लिए। बताओ बेटा सही है। यस सर। अच्छा अच्छा हमारे पास 6 मिनट का टाइम है। 6 मिनट के टाइम में जरा बेटा एक बात ये देख लो कि क्या आप लोगों को ये मालूम है, या पहले तो ये इस डेविएशन वाले फॉर्मूले से ये दिख गया कि जो डेल्टा है और जो म्यू है ये दोनों प्रोपोर्शनल, दिख गया। Yes, sir. और आपने पहले से Yes, देखा sir. था कि जो म्यू होता है और जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ये मालूम Yes, है। sir. ये शुरुआत में देखा था जब हमने रिफ्रैक्शन देखना स्टार्ट किया था, और ये किससे आया था, कॉची रिलेशन से आया था, ठीक है। और भी- हाँ तो ये हो गया 1/λ। Yes, sir. तो मिला जुला के क्या आपको नहीं लगता कि जो डेविएशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह लो अल्टीमेटली लैम्डा के, सही है। अच्छा आपको ये बेटा मालूम है कि जो रेड कलर होता है उसका लैम्डा रेड, और जो वॉयलेट कलर होता है उसका लैम्डा, उसमें किसका सबसे ज्यादा होता है किसका ज्यादा होता है, रेड। रेड का ज्यादा होता है। तो विल गिव, हाँ अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सोचो डेविएशन किसका ज्यादा होगा, रेड का या वॉयलेट का। वॉलेट। ना वॉलेट का वॉलेट। उल्टा है ना भाई। तो अगर लैम्डा, हाँ सर वॉलेट। हाँ अगर लैम्डा कम है तो डेल्टा ज्यादा होगा। और बेटा यही कारण है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो कितने कलर से मिलके बनी होती है, 7 कलर से ना, जिसके 7 कलर में सबसे पहला कलर आता है रेड और सबसे आखिरी कलर आता है वॉयलेट। तो अब प्रिज्म की अलग कहानी, प्रिज्म क्या करेगा कि प्रिज्म लाइट का कलर देखता है कि भाई किस कलर की लाइट आ रही है, और उसी हिसाब से हमारा जो लाइट रे है वो उस प्रिज्म से पास करते समय जो है डेविएट होता है। तो सोचो अगर ऐसा है तो लाल वाला कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होगा, और जो वॉलेट वाला कलर है वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, और इसके बीच के जो 5 कलर हैं वो इन्हीं के बीच में डेविएट होंगे। तो सोचो कोई भी व्हाइट लाइट अगर हमारे प्रिज्म से गुजरा तो उसमें अलग अलग डेविएशन होगा, और इस तरीके से जो व्हाइट लाइट होगा वो अपने जिनसे मिलके वो लाइट बना है उन कलर्स में टूट जाएगा। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं डिस्पर्जन।
तो डिस्पर्जन, हाँ डिस्पर्जन डेविएशन के होने के ही कारण होता है। और हमने ये देखा कि भाई ये जो डिस्पर्जन है वो क्या है। जाहिर सी बात है आज तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, कल ही देख पाएंगे अब तो डिस्पर्जन क्या हुआ कि जब भी कोई व्हाइट कलर की लाइट मतलब जो नॉर्मल सूरज से हमको लाइट मिलती है उसको हम कह लेते हैं व्हाइट कलर की लाइट। तो अगर व्हाइट कलर की लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है जिनसे मिलकर वो बनी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ का होना। तो अलग अलग वेवलेंथ का होने के कारण कलर जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट से डेविएट होते हैं और इस कारण व्हाइट लाइट अपने जिनसे मिलके बनी लाइट है उसमें टूट जाती है। ऐसे टूटने की क्रिया को प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लाइट व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स, इसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। सही बेटा? यस सर। तो ये शुरू हो गया डिस्पर्जन। कल जब हम मिलेंगे तो डिस्पर्जन की बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, डिस्पर्जन हम जल्दी से खत्म करके निपट जाएंगे शायद आधी क्लास तक। उसके बाद हम लेंस शुरू कर लेंगे। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये भी प्रिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार इसके क्वेश्चन को पूछा गया था, पिछली बार मतलब जो अभी पिछला नीट हुआ था, है ना। तो आप लोग इसको देख लेना और जब हम कल मिलेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे डिस्पर्जन टॉपिक से। अब चूंकि टाइम रह नहीं गया तो हम बात करके कुछ खास कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल, और हाँ कल मिलते हैं और कल आगे से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।